बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा इसका 15 नंबर का वेटेज है और इसके अंदर कुछ भी नहीं, मजे की चीजें हैं, कॉमन सेंस की हैं, आसान आसान सी चीजें हैं। एक दो टॉपिक हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से हैं, लेकिन बाकी बहुत ही सिंपल सा है और सादा सा है और छोटा सा है। मजे की बात है। कितने पेजेस है भाई इसके? 10 पेजेस इसके सारे हैं और 15 नंबर का वेटेज है भाई। एक पेज भी इसका तैयार करो तो 1.5 नंबर तैयार होता है आपका। तो चैप्टर 9 पार्टनरशिप। बेसिकली पार्टनरशिप एक एक्ट है, एक लॉ है। जिस तरह के एक कंपनीज एक्ट है तो ये एक कंट्रैक्ट एक्ट की एक ब्रांच है। अच्छा, मेरी आवाज ठीक है? अनीस, शफकत, फैजान, मुझे तीनों बताओ आवाज ठीक है मेरी? जी सर, आवाज ठीक जी है, सर। स्पीड ज्यादा। ओके जी, चलेंगे, गुड हो गया। तो बेटा पार्टनरशिप को डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप से मुराद बेटा एक एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। मतलब अगर हम लीगल वर्डिंग में देखें तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो इसका मतलब होता है कि एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट। बाकी जो हम पूरी डेफिनेशन इसकी बताएंगे या समझेंगे वो बेसिकली इस पार्टनरशिप के एसेंशियल्स होते हैं। वो डेफिनेशन नहीं होती, वो एसेंशियल होते हैं या एक्सप्लेनेशन होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टनरशिप क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जी पार्टनरशिप कैसे होती है या किस तरह होती है, इसको एक्सप्लेन करो। तो बेटा पार्टनरशिप एक ऐसे सेटअप को कहा जाता है जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं अंडर एन एग्रीमेंट। ठीक है? किस लिए? टू कैरी ऑन अ बिजनेस, किसी ना किसी बिजनेस एक्टिविटी का होना जरूरी है। तो पहले नंबर पे एक एसेंशियल पता चला कि दो से ज्यादा बंदे हो, दो या दो से ज्यादा बंदे। दूसरे नंबर पे एक कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। तीसरे नंबर पे किसी बिजनेस का होना जरूरी है। उसके बाद बेटा अगले एसेंशियल क्या है, वो कहते हैं जी पार्टनरशिप इज ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहते हैं, बिटवीन टू और मोर पर्सन विद द व्यू टू कैरी ऑन अ बिजनेस एक्टिविटी। किस लिए? टू अर्न अ प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करना या प्रॉफिट कमाना जो है वो इसका मेन पर्पस होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि या तमाम पार्टनर्स इसमें काम करेंगे या एक पार्टनर भी बाकी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है। मतलब एसेंशियल लॉ कहता है कि तमाम पार्टनर इसके अंदर काम करेंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। लेकिन लॉ कहता है कि अगर कोई नहीं भी करना चाहते तो कोई पार्टनर किसी दूसरे के बिहाफ पे जो है वो इसके अंदर काम उसके लिए कर सकता है। तो लिहाजा पार्टनरशिप क्या है बच्चे? एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्सन कैरिंग ऑन क्या कहते हैं, बिजनेस एक्टिविटी विद अ व्यू टू शेयर अ प्रॉफिट बिटवीन टू और मोर पर्सन। और तमाम लोग जो है वो इसमें काम कर सकते हैं और अगर चाहें तो कोई एक भी बाकी सबके बिहाफ में कर सकता है। तो ये पार्टनरशिप कहलाती है। अब बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तमाम पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे। कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैं पार्टनर हूं लेकिन मैं प्रॉफिट शेयर नहीं करूंगा, तो वो पार्टनर नहीं होगा। लेकिन लॉस का शेयर करना जरूरी नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ पार्टनर ही प्रॉफिट शेयर करेंगे? तो आंसर है नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रॉफिट में हिस्सेदार हो सकते हैं फर्म के, लेकिन वो पार्टनर्स नहीं होंगे। तो वो भी हम पूरी एक लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से लोग होते हैं जो फर्म्स के प्रॉफिट तो ले रहे होते हैं लेकिन पार्टनर्स नहीं होते। तो पार्टनरशिप के लिए क्या क्या एसेंशियल है? कॉन्ट्रैक्ट, टू और मोर पर्सन, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और क्या कहते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। तो आइए जी बुक से पढ़ते हैं ये क्या होता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन और बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो भाई अगर चार पार्टनर हैं तो वो भाई कोई एक भी तमाम एक्टिविटीज कर सकता है बाकी सबके बिहाफ पे, या चारों पे चारों मिलके भी काम कर सकते हैं। तो अभी हम एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं जनाब जी, अनीस, फैजान एंड शफकत, AFS लंडा इंटरनेशनल लंडा एसोसिएट्स। अभी सर्दियां आने वाली हैं तो ये आपकी एक फर्म है। तो भैया आप आला क्वालिटी का हाई ब्रांडेड किस्म का लंडा जो है वो बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। ये आपकी फर्म है AFS। तो इस फर्म को याद रखना है, अभी आपने पूरे चैप्टर में हमारी यही एग्जांपल चलेगी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। वो कहते हैं पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन एंड अदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर। तो ये तीनों इंडिविजुअली पार्टनर कहलाएंगे लेकिन कलेक्टिवली फर्म कहेंगे। डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता था बच्चे?
बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड कहा जाता था। शाबाश। उसके बाद तमाम पार्टनर्स का जो काम होगा या कोई भी तमाम पार्टनर एक्ट करते हैं वो एक्ट ऑफ द फर्म कहलाएगा। एन एक्ट ऑफ फर्म मींस एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ अ फर्म जो किसी किस्म के इन्फोर्सेबल राइट को ले आए तो उसको कहा जाता है ये एक्ट ऑफ द फर्म है। तो कोई एक पार्टनर भी काम करेगा तो वो फर्म का एक्ट होगा, तमाम पार्टनर भी काम करेंगे तो वो फर्म का एक्ट होगा। तो लिहाजा ये नहीं कह सकते कि भाई कोई एक पार्टनर जो है वो अकेला जाके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो आप कहेंगे जी ये फर्म का तो एक्ट नहीं है, क्यों बाकी दो तो इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, इसमें तमाम लोग एक दूसरे के एजेंट होते हैं, तमाम लोग एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं। असेंशियल देखते हैं भैया, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, ये पहला पॉइंट नहीं है, बेसिकली पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्म का नेम होना चाहिए, कहाँ पे उन्होंने बिजनेस करना है वो प्लेस होनी चाहिए, कोई और प्लेसेस अगर कहीं और बिजनेस कर रहे हैं मुख्तलिफ ब्रांचेस वगैरह हैं तो वो नेम होने चाहिए, डेट होनी चाहिए एग्रीमेंट की, नंबर ऑफ पार्टनर होना चाहिए, पूरे नेम और परमानेंट एड्रेस होना चाहिए पार्टनरशिप का, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए बनाई जा रही है। देखो बेटा दो तरह की पार्टनरशिप होती है, एक होती है पार्टनरशिप एट विल, मतलब जिसका कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं होता, जब तक पार्टनर्स की मर्जी आएगी उनकी ख्वाहिश है वो चलाते रहेंगे, जैसे उनकी ख्वाहिश खत्म हो जाएगी वो उसको लीव कर देंगे, बंद कर देंगे, तो ये होती है पार्टनरशिप एट विल। लेकिन दूसरी होती है स्पेसिफिक पार्टनरशिप, मतलब किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको स्पेसिफिक पार्टनरशिप कहा जाता है। तो लिहाजा अगर वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप है क्या कहते हैं तो उसका ड्यूरेशन या ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होगा वो लिखना होगा। पर्पज ऑफ द पार्टनरशिप, क्या पर्पज है उसका, किस तरह का काम कर रही है, बिजनेस वगैरह उसका। उसके बाद राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स की राइट एंड ड्यूटीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे होने चाहिए। और अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो पार्टनरशिप का भी बेटा कैपिटल होता है, तो हर पार्टनर जितना जितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसको कितना कितना वो कैपिटल जो है वो देगा। और उसके बाद should put into the business and keep in the business until the partner retires or the partnership is dissolved। तो जब भी कोई पार्टनर आता है तो उसको कुछ ना कुछ कैपिटल देना पड़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तमाम पार्टनर जो है वो कैपिटल दें। हो सकता है कोई पार्टनर सिर्फ स्किल लेके आए, कैपिटल लेके ना। मजाक के तौर पे हमारे यहाँ लोग होते हैं जिनके पास स्किल होती है, उनके पास पैसा नहीं होता तो क्या करते हैं, किसी पैसे वाले को ले आते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करता है, वो स्किल इन्वेस्ट करता है और दोनों जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो लिहाजा अमाउंट ऑफ कैपिटल भी लिखी होनी चाहिए। दूसरा एसेंशियल क्या है, देयर मस्ट बी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, तो कम से कम 2 बंदे और इससे मैक्सिमम जो है वो आप बताते हैं कि भाई बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 बंदे होने चाहिए पार्टनरशिप में। अगर कोई फर्म बैंकिंग बिजनेस कर रही है तो 10 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। बाकी तमाम केसेस में 20 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। हाँ, तमाम वो फर्म्स जो प्रोफेशनल है, मतलब जिस तरह लॉयर फर्म होती हैं, जिस तरह हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती हैं, कंसल्टेंट फर्म होती हैं, उनके पार्टनर्स की तादाद अनलिमिटेड हो सकती है। क्लियर है बच्चे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के रेफरेंस में। क्लियर है? हरीश पुत्र किधर हो? यस सर क्लियर है। हाँ जी, जागते रहो, आप तो जागते रहो ना कम से कम। ओके, आगे चलते हैं। उसके अलावा कोई ना कोई बिजनेस होना जरूरी है, तो लिहाजा कोई चैरिटेबल वर्क नहीं कर सकती पार्टनरशिप। और इस तरह पार्टनरशिप जॉइंट प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम कभी पार्टनरशिप की नहीं हो सकती। तो लिहाजा ऐसा कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी का होना मस्ट होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट जो है वो शेयरिंग मस्ट होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आती है, वो कहता है कि देखो तमाम पार्टनर्स के लिए जरूरी है कि वो, मेरी स्टेटमेंट पे गौर करना बच्चे, ये एमसीक्यूज है, तमाम पार्टनर्स के लिए जरूरी है कि वो प्रॉफिट शेयर करें, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तमाम प्रॉफिट लेने वाले लोग पार्टनर भी हों। क्या दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है? यस सर। जी बिल्कुल। तो वो कौन से ऐसे लोग हैं, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट तो शेयर कर रहे होते हैं लेकिन वो फर्म के अंदर पार्टनर नहीं होते। तो सबसे पहले कोई भी जो उधार दे कंपनी को, मिसाल के तौर पे एक बैंक है, उसने आपको कर्जा दिया है, वो कहता है जी मैं प्रॉफिट का 10% आपसे लूंगा, तो वो पार्टनर तो नहीं बन जाएगा। इसी तरह कोई एजेंट या सर्वेंट, मिसाल के तौर पर कोई फर्म का इंप्लॉई है या एजेंट है, वो फर्म के बिहाफ पे काम करता है और वो कहता है जी मैं आपसे 5% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो एज अ कमीशन चार्ज करूंगा,
तो ये भी तो प्रॉफिट शेयर कर रहा है, लेकिन ये पार्टनर नहीं होगा। इसी तरह कोई पार्टनर मर जाता है बेचारा, और फर्म जो है वो डिसाइड करती है कि इसके बीवी बच्चों को जो पीछे रह गए हैं, एंसेस्टर है उसके, उसको एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो है वो हम हर साल जो है वो देते रहेंगे, तो वो तमाम पार्टनर नहीं बन जाएंगे। इसी तरह कोई पहले एक फर्म का शख्स था, मतलब मेरी एक फर्म थी, मैंने सेल कर दी आगे आप लोगों को इस शर्त के ऊपर कि भाई 20% ऑफ द प्रॉफिट मेरा होगा, तो मैं पार्टनर नहीं हूंगा आपकी फर्म में। इसी तरह आप कहीं पे जाके प्लॉट वगैरह किराए पे लेते हैं, घर किराए पे लेते हैं, और किराएदार कहता है जी मैं किराए तो नहीं लूंगा, हाँ मैं आपके प्रॉफिट में शेयरिंग करूंगा, तो वो पार्टनर नहीं बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई माइनर बेनिफिट में एडमिटेड हो जाता है, मिसाल के तौर पे आपके इलाके में एक यतीम बच्चा रहता है, आपकी फर्म है, बड़े अच्छे काम कमा रहे हो आप, तो आप कहते हो कि यार हम ऐसा करते हैं, उसकी देखभाल करने के लिए ना हम क्या करते हैं, कुछ अपना प्रॉफिट का हिस्सा उसके नाम पे रख देते हैं, उसको बेनिफिट में इंटर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं जी 5% 10% आप प्रॉफिट उसको देते रहते हो, तो वो पार्टनर नहीं बन जाता। इसी तरह एक पार्टनर अगर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, मिसाल के तौर पे भाई 20 भाई थे, बच्चे थे, तो ये बड़े हो गए और इन्होंने एक फर्म ओपन की, सीए किया, क्वालिफाई किए, फर्म बन गई इनकी, और बड़ा जनाब इनका धुआंधार बिजनेस चल रहा था, इनका बच्चा हुआ, वो भी हमारे जैसा निकम्मा निकल आया। तो अब वो लाहौर में रह के सीए कर रहा है और अन्य वहां पैसा उजाड़ रहा है, तो हर महीने पापा को फोन कर रहा होता है कि अब्बा मेरे को पैसे भेज, अब्बा कहता है कि मेरे पास तो अभी नहीं है। तो फिर अब अनीस तंग आके क्या कहता है कि जी देखो मेरा 20% है ना शेयर पार्टनरशिप में, तो आप ऐसा करो कि 10% मुझे दिया करो, 10% मेरे बेटे को भेज दिया करो। तो क्या हुआ इसमें, अनीस ने अपने 10% का इंटरेस्ट अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, तो इसको कहते हैं ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट। तो जो अनीस का बेटा है वो प्रॉफिट तो शेयर कर रहा है, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? तो ये लिस्ट आपको कम से कम कुछ याद होनी चाहिए कि ये वो लोग हैं जो प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं लेकिन पार्टनर्स नहीं हैं। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, मतलब तमाम पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होंगे और तमाम पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल ही होंगे, सब एक दूसरे के एजेंट, सब एक दूसरे के प्रिंसिपल है। तो लिहाजा म्यूचुअल एजेंसी होती है, कोई भी जो ये नहीं कह सकता। अब क्वेश्चन है कि क्या कोई माइनर पार्टनर बन सकता है फर्म के अंदर बच्चे? नो सर। नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है, माइनर एजेंट तो हो सकता है, माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता। इस वजह से कोई भी माइनर जो है वो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो सकता। तो लिहाजा पार्टनरशिप के अंदर तमाम पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, वो फर्म के साथ भी उनका एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। इसी तरह तमाम एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और इस तरह फर्म भी उनकी प्रिंसिपल होती है। अब देखो बेटा कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप या कंपनी जो होती है उसका और पार्टनरशिप का क्या फर्क है। एक कंपनी जो अभी हम कंपनीज एक्ट 2017 में पढ़ के उसका और पार्टनरशिप का क्या फर्क होता है। तो बेटा कंपनी हमेशा क्रिएटेड बाय लॉ होती है, लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन किए बगैर कंपनी क्रिएट नहीं हो सकती, जबकि फर्म जो है ये बाय एग्रीमेंट क्रिएट हो जाती है। इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको रजिस्टर कराएं या ना कराएं। उसके बाद पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल पर्सन वाला कंसेप्ट नहीं होता, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जबकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी या आर्टिफिशियल पर्सन होती है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा आप 3 पार्टनर थे, आप तीनों ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब आप भाग गए, उस बंदा जो है ज्वाइंट से मुराद ये है कि वो आप तीनों को इकट्ठे पकड़ के भी अपना 3 लाख रुपए निकलवा सकता है, मतलब 1 लाख सकते ले। सेवरल से मुराद ये है कि उसके हत्थे कोई एक भी चढ़ गया तो वो 3 लाख निकलवा लेगा उससे, तुम जाके बाद में अपने पार्टनर से लेते रहना। तो इसको कहते हैं ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। तो लिहाजा इसमें ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है, जबकि कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उतनी उनकी लाइबिलिटी होगी। परपेचुअल सक्सेशन, फर्म के अंदर कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, कोई पार्टनर मर जाता है, छोड़ जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भैया फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होती है। तमाम पार्टनर जो है वो एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और फर्म के भी एजेंट होते हैं, लेकिन कंपनी के केस में मेंबर्स एजेंट नहीं होते बल्कि डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट होते हैं। क्लियर है? पार्टनर जो है वो अपना इंटरेस्ट किसी और को विदाउट कंसेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता,
मैंने अभी जिस तरह एग्जांपल दी कि अगर अनीस अपने बच्चे के नाम पे इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा अपना, तो उसे तमाम पार्टनर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी के केस में कोई भी कर सकता है किसी को ट्रांसफर, कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी बच्चे, अब आपका क्वेश्चन। सर कंपनी और फर्म में डिफरेंस क्या है? यही तो मैं बता रहा हूँ अभी, ये डिफरेंस ही तो है सारा। नहीं नहीं सर, कॉमन फर्म क्या है और कंपनी क्या है? कंपनी तो पता है, फर्म क्या है? बेटा फर्म भी कंपनी की ही टाइप होती है, कंपनी ही की तरह का एक सेटअप होता है, इसके कुछ एसेंशियल मिस होते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, तमाम पार्टनर पर्सनली लायबल होते हैं। इसी तरह जो कंपनी थी उसके अंदर मेंबर्स जो होते हैं, जो ऑनर होते हैं, वो बिजनेस में इंगेज नहीं होते। वो कौन मैनेज कर रहा होता है बिजनेस को? कंपनी को कौन मैनेज करता है भाई? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जबकि यहाँ पे पार्टनर्स खुद मैनेज कर रहे होते हैं, ये खुद बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। और बाकी ये भी सारे डिफरेंस ही तो हैं। परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती, उसमें होती है, तो ये डिफरेंस है। अगर आप इसको पूछ रहे हो कि भाई इसका कॉमन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, तो बेटा कोई खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही सेटअप होते हैं, दोनों का ही नॉर्मल बिजनेस होता है। बेसिकली लीगल डिफरेंस है, प्रैक्टिकल डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर है? सर जी बच्चे। जी, जो ये आर्टिकलशिप में इंटर्नशिप के लिए वो जो जाते हैं ना, तो उसमें जो टॉप 10 बिग फोर या बिग फोर फर्म्स होते हैं या टॉप 10 वाले होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम इधर लिखा हुआ है कि 20 बंदे होने चाहिए। तो वो तो मतलब बिग फोर होते हैं ना, तो उसमें 20 बंदे होते हैं। नहीं बच्चे, हमारी जो प्रोफेशनल फर्म होती है, मैंने अभी बताया एक्सेप्शन है इससे, कि बैंकिंग कंपनी के केस में 10 बंदे हो मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम की बात हो रही है। तो मिनिमम सिर्फ 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम जो है बैंकिंग कंपनी के केस में 10 होंगे, बाकी तमाम केसेस में 20 होंगे। लेकिन ये जो हमारी प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं, जिसमें लॉयर फर्म, अकाउंटेंट फर्म, कंसल्टेंसी फर्म, इसके अंदर पार्टनर्स की तादाद की कोई लिमिट नहीं है, इसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं। मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए। समझ आ गई? यस सर। ओके, गुड। नंबर ऑफ पर्सन, फर्म के अंदर नंबर ऑफ पर्सन 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 20, और ये वाली सारी चीज इसमें कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में 50 होती है, वैसे कोई लिमिटेशन नहीं है। तमाम पार्टनर्स मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं फर्म में, लेकिन तमाम शेयर होल्डर जो होते हैं वो बिजनेस का पार्ट नहीं होते, वहां पे डायरेक्टर मैनेज कर रहे होते हैं। को ऑनरशिप और पार्टनरशिप में फर्क क्या होता है? को ऑनरशिप से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे अनीस और फैजान ने एक जमीन ली और उसको किराए पे चढ़ा दिया, तो वो जो प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ली है वो को ऑनरशिप कहलाती है, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती। और उससे आने वाली इनकम जो होगी वो पार्टनरशिप की इनकम नहीं होगी, बल्कि वो सेपरेटली दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो पार्टनरशिप और कोऑनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्रिएट होती है, कोऑनरशिप के लिए कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता। आपने जमीन खरीदी, दोनों मालिक हो उसके, या इसी तरह 2 भाई होते हैं, जब उसके वालिद फौत हो जाते हैं तो जमीन उनकी ज्वाइंट ओनरशिप में आ जाती है, उसको कोऑनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप के केस में बिजनेस कैरी ऑन करना जरूरी है, कोऑनरशिप के केस में जरूरी नहीं कि कोई बिजनेस हो या ना हो। पार्टनरशिप के केस में मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम 20। को ओनरशिप के केस में भाई सैकड़ों मेंबर भी हो सकते हैं। आप कोई बंदा, उसके 300-400 बच्चे हैं, वो बेचारा फौत हो गए तो उसके एक कनाल के प्लाट पे 300-400 बच्चे मालिक हैं उसके भाई। इस तरह शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल है, जरूरी नहीं है कि भाई कोऑनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग हो वगैरह। तमाम पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं, को ऑनर जो होते हैं वो दूसरे के एजेंट्स नहीं होते। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट जो है विदाउट कंसेंट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन कोऑनरशिप में ट्रांसफर किया जा सकता है विदाउट गेटिंग कंसेंट फ्रॉम द अदर ओनर। तो ये डिफरेंस दोनों आपने पढ़ने और ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। मैंने अभी तो आपको बताई पार्टिकुलर पार्टनरशिप, ये वो पार्टनरशिप होती है जो किसी स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक टास्क के लिए क्रिएट होती है, और जैसे ही वो टाइम खत्म होता है या टास्क खत्म होता है, फॉर्म खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली बाय लॉ। लेकिन पार्टनरशिप एट विल क्या होती है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं डिफाइन होता, या स्पेसिफिक ड्यूरेशन डिफाइन नहीं होता। पार्टनर्स की अपनी विल के ऊपर होता है, मर्जी के ऊपर होता है, जब तक उनकी मर्जी वो चलाएंगे, जब तक उनका दिल करेगा वो बंद कर देंगे। तो ये पार्टनरशिप एट विल होती है। क्लियर है दोनों टाइप्स बच्चे? यस सर।
ओके, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं? वो कहते हैं देखो भाई, सबसे पहले आता है एक्चुअल पार्टनर्स या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ये वो पार्टनर होते हैं जो बिजनेस में एक्टिवली इंगेज भी होते हैं, थर्ड पार्टीज इनको जानती भी हैं, और जब भी ये रिटायर होंगे इनको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा शख्स जो एक्टिवली, मैंने देखो अभी कहा था कि पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर्स या तो काम करेंगे या कोई एक पार्टनर भी उनके बिहाफ पे काम कर सकता है। तो मतलब हो सकता है कि सारे पार्टनर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो, कुछ एक्टिव हो, कुछ पीछे स्लीपिंग हो, साइलेंट हो, उस तरह के पार्टनर हो। तो लिहाजा जो एक्टिव पार्टनर होता है उसको एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहा जाता है। मतलब ये एक्टिवली इंगेज होता है बिजनेस में, थर्ड पार्टीज को जानती होती हैं, और जब भी ये रिटायर होगा पब्लिक नोटिस देगा। क्लियर है? यस सर। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। ये क्या होता है? ये एक्टिवली इंगेज तो नहीं होता बिजनेस में, और ना ही इसको थर्ड पार्टीज जानती होती हैं, और ना ही जब ये रिटायर होता है तो इसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे फैजान, अनीस और शफकत, इन तीनों ने पार्टनरशिप बनाई। इनके पास पैसे नहीं थे, मेरे पास आए, कहते जी पैसे चाहिए सर, हमने फॉर्म बनानी है। मैंने कहा ठीक है जी, पैसे ले जाओ। कहते आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे। मैंने कहा यार मैं बिजनेस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसमें नहीं खप सकता, तो ये तुम काम करो सारा कुछ। तो आप लोग मेरे से जो पैसे है वो लेके चले गए और मुझे पार्टनर बना दिया, लेकिन मैं बिजनेस में एक्टिवली इंगेज भी नहीं हूँ और कोई मुझे जानता भी नहीं है आप इस हिसाब से कि मैं आपकी फर्म का पार्टनर हूँ। तो मैं कौन सा स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर कहलाऊंगा, और जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं पब्लिक को नोटिस दूं। उसके बाद आता है थर्ड टाइप, साइलेंट पार्टनर। ये कौन सा पार्टनर होता है जो, देखो अच्छा, अब एक चीज है बिजनेस में इन्वॉल्व होना, एक चीज है मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना। तो बेटा साइलेंट पार्ट, स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर दोनों मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। जबकि साइलेंट पार्टनर ये वो पार्टनर होता है ना तो ये बिजनेस में इन्वॉल्व होता है और ना ही ये मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। मतलब बाय एग्रीमेंट जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि एक कंपनी के बिजनेस में क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा और मैनेजमेंट में भी नहीं बैठेगा, डिसीजन मेकिंग में भी नहीं शामिल होगा। क्लियर है बच्चे? साइलेंट पार्टनर। यस सर। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, बेटा ये वो पार्टनर होते हैं जो कहते हैं जी हम सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर लॉस हुआ तो हम शेयर नहीं करेंगे। इस पार्टनर को कहा जाता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। नॉमिनल पार्टनर कौन सा होता है बेटा? This is a partner who is not actively engaged in the conduct of business. It does not contribute any capital, but lend his name to firm. ये वो शख्स होता है बेटा जो अपनी गुडविल देता है। मतलब ये बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता, ये मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, ये क्या कहते हैं कोई कैपिटल भी नहीं ऐड कर रहा होता, ये सिर्फ अपना नाम दे रहा होता है ऐसा गुडविल, और इसको थर्ड पार्टीज जो हैं वो जानती होती हैं। क्यों? इसका नाम हम यूज कर रही होती है गुडविल। मिसाल के तौर पे आपने लंडा खोला और आपको पता चला जी पाकिस्तान के अंदर एक शख्स है वो बहुत बड़ा लंडे का ब्रांड एम्बेसडर है, उसको तमाम लोग जानते हैं, तो आपने उसको पार्टनर बना लिया। वो कहते हैं जी मेरे पास कोई पैसा नहीं, आपकी तो कोई जरूरत नहीं है, आपके सिर्फ हम नाम यूज करेंगे और आपको प्रॉफिट देंगे। तो वो जो पार्टनर है वो नॉमिनल पार्टनर कहलाता है। क्लियर है बच्चे? यस सर। उसके बाद आता है सब पार्टनर। सब पार्टनर बेटा एक्चुअली ये पार्टनर नहीं होता बल्कि ये पार्टनर का पार्टनर होता है। मिसाल के तौर पे शफकत, अनीस और फैजान ने फर्म बनाई। अब इन सब ने डिसाइड किया जी हम 3-3 लाख रुपया ऐड करेंगे इस फर्म में। फैजान के पास मौजूद थे 3 लाख, इसने दे दिए। अनीस के पास भी मौजूद थे 3 लाख, इसने दे दिए। शफकत के पास नहीं थे। शफकत ने क्या किया, अपने दोस्त को पकड़ा और उसे कहा कि भाई इस तरह एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, 1.5 लाख तुम दो, 1.5 लाख मैं देता हूँ, 3 लाख इसमें ऐड कर दो। अब शफकत फर्म के अंदर तो पार्टनर है, लेकिन उसका दोस्त जो 50% दे रहा है ये शफकत का तो पार्टनर है लेकिन ये फर्म का पार्टनर नहीं है। क्लियर है बच्चे? सब पार्टनर। ओके उसके बाद पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल क्या होता है ये हम आगे चल के देखेंगे, इसकी एक आपको अच्छी सी मैं एग्जांपल समझाऊंगा। और उसके बाद चले मैं अभी समझा देता हूँ पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल क्या होता है। बेटा देखो आप तीनों की फर्म थी अच्छी खासी तगड़ी सी, और काम शाम अच्छा चल रहा था। एक दिन आप बैठे थे तो आप सारा माल मंगवाते थे अमेरिका से। अमेरिका में जो आपका क्या कहते हैं जो आपको माल सप्लाई करता था उसका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा जी, एक दिन आपने उसको इनवाइट किया,
वो आ गया आपके पास, आप चारों एक जगह पे गए हुए हैं, अब आपके कुछ दोस्त भी साथ हैं शौकिया मारने के लिए, आप उन्हें भी साथ ले गए, कुछ जानने वाले लोग हैं वहां पे बैठे, आप गपशप कर रहे हैं और इतनी देर में जनाब जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उससे पूछते हैं कि बाकी लोग आप कौन हो, ये तो तीनों पार्टनर है। वो कहते हैं जी मैं भी इनकी फर्म में पार्टनर हूँ। हालांकि आपको पता है कि वो आपका पार्टनर नहीं है, लेकिन उस वक्त आप खामोश रहे, आपने इस चीज को इनकार नहीं किया, लोगों को क्लियर नहीं किया अपने दोस्तों को कि भाई ये हमारा पार्टनर नहीं है। अब खामोश रहा, चलो यार शौकिया मार रहा है, बाहर ले बच्चा है, क्या याद करेगा, आप तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी सेलिब्रिटीज हो गए, और हमें बस एक छोटे से मुल्क का सदर रह चुका है किस जमाने में। तो बहरहाल वो जनाब जी क्या कहते हैं, उसने कहा मैं पार्टनर हूं, आपने इनकार नहीं किया, आप अपने अपने घरों को चले गए। आपका एक दोस्त जो उस वक्त बैठा था उसने मान लिया हकीकत में कि डोनाल्ड ट्रंप आपका पार्टनर है, उसने ट्रंप को ऑर्डर दे दिया ये सोचते हुए कि आपकी फर्म का वो पार्टनर है, उसे कहा कि जी 5 लाख रुपए का माल मुझे भेजो, ये 5 लाख रुपए आपको मैं भेज रहा हूँ। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने माल नहीं भेजा, वो आप पे केस कर देगा, आप पे केस हुआ, आपने रोला डाल दिया भाई वो हमारा पार्टनर था ही, अदालत कहेगी ना पुत्र। अब आप रुक जाओ, अब आप इनकार नहीं कर सकते, आप उस वक्त इनकार करते अपनी पोजीशन को क्लियर करते, लेकिन अगर आपने उस वक्त क्लियर नहीं किया तो अब आप रिस्पॉन्सिबल हो ट्रंप के एक्ट के लिए। हालांकि वो एक्चुअल पार्टनर नहीं था, लेकिन उसने स्टेटमेंट ऐसे प्रेजेंट की और आपने उसको खामोश रह के कंफर्म किया, तो इसका मतलब है कि वो आपका पार्टनर बन गया और अब आप लायबल हो। क्लियर है बेटा, पार्टनर बाय एस्टॉपल। यस सर। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म की प्रॉपर्टी में क्या कुछ आएगा, तमाम वो चीजें या प्रॉपर्टी जो फर्म के नाम पे खरीदी गई हूं, मतलब पार्टनर्स ने चाहे अपने पैसे से खरीदा हो चाहे फर्म के पैसे से खरीदा हो, लेकिन अगर फर्म के नाम पे खरीदी गई है तो वो फर्म की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप किसी प्रॉपर्टी के अंदर शेयर रखती है, मिसाल के तौर पे एक जमीन कहीं पे बिक रही थी, आपका दोस्त आया और कहा जी जमीन बिक रही है, आपने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, हाँ फर्म के पास पैसे पड़े हैं, तो ऐसा करते हैं कि आप 50% फर्म ऐड करती है, 50% आप दे दो, तो वो 50% मिला के एक जमीन खरीद ली। तो उसमें 2 शेयर होल्डर थे, 2 पार्टनर थे, कौन से, एक फर्म और एक आपका दोस्त। तो लिहाजा वो जो उस प्रॉपर्टी के अंदर शेयर था, इंटरेस्ट था, वो पार्टनर फर्म का प्रॉपर्टी कहलाएगी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। क्लियर है बच्चे? और तमाम वो प्रॉपर्टीज जो फर्म के पैसे से खरीदी जाए, चाहे वो पार्टनर अपने नाम पे खरीदे चाहे किसी और के नाम पे खरीदे, अगर वो फर्म के पैसे से खरीदी गई है वो भी फर्म की प्रॉपर्टी होगी। और इस तरह जो फर्म की गुडविल होती है वो भी फर्म की प्रॉपर्टी होती है। तो लिहाजा 4 फर्म की प्रॉपर्टी में आते हैं, तमाम वो प्रॉपर्टीज जो फर्म के नाम पे खरीदी गई, चाहे वो किसी के पैसे से खरीदी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम वो प्रॉपर्टीज जो फर्म के पैसे से खरीदी गई हो, चाहे वो किसी के नाम पे खरीदी गई, फर्म की गुडविल, और चौथे नंबर पे किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर अगर फर्म का इंटरेस्ट है या राइट है तो वो फर्म की प्रॉपर्टी होगा। क्लियर है चारों? हेलो सर आवाज आवाज भी आ रही बच्चे, दोबारा बोला। सर आवाज शेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही। चलो कोई, बस थोड़ा सा नेट जो है वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है लगता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को आगे रख देंगे, आगे कुछ भी नहीं है, 1 लाइनर सारी, 1 हेडिंग्स हैं सारी, ड्यूटीज राइट्स ड्यूटीज राइट्स ड्यूटीज, बस एक एक लाइन के सारे आगे चीजें। तो आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हमने, डिफरेंस एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर। क्लियर है? बस क्लियर है बच्चे? ओके बेटा। यस तो सर। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान पे रखे, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज।